डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो मध्यकाल का जो 10-10 इतिहास में 10-10 प्रश्नों का एक सेट है। इसमें एंशिएंट में 5-7 हो गया है। ये मेडिएवल मध्यकालीन भारत का दूसरा सेट है। पहला में सल्तनत काल था, ये मुगल काल का है। इसमें पहला प्रश्न है, देखेंगे किस मुगल बादशाह को उसकी उदारता तथा दानशीलता के लिए कलंदर कहा गया है। तो ये बाबर को कहा गया है। तो यह क्यों कहा गया है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, पानीपत हरियाणा में है, पानीपत का प्रथम युद्ध कितना में होता है? 1526 में इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में। ये वर्सेस जानते हैं, इब्राहिम लोदी से ये इसमें विजय प्राप्त किया था, यानी जीत लिया था। तो ये काबुल में जाके, काबुल मीन्स अभी जो है से अफगानिस्तान की राजधानी है। तो काबुल में जाकर प्रत्येक नागरिक को, इतना तो लिखना संभव न, प्रत्येक नागरिक को एक एक चांदी का सिक्का दिया था, जिस कारण वही उदारता, इसको कलंदर कहा गया। सब कुछ बोल दिए हैं। और बाबर जो है से मुगल वंश का संस्थापक है। आप ये बताने की जरूरत नहीं है, मुगल वंश का संस्थापक। और पिछला जो सल्तनत काल का, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, ये सब जो अलाउद्दीन खिलजी, सब जो सल्तनत काल में कई कई शासक हुए हैं, दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो इसके काल में जितने जो शासक दिल्ली के, उसको सुल्तान कहा जाता था। और मुगल काल में जो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर सब जो पढ़ते हैं, सो सब जो है वो मुगल काल के, इसके शासक को बादशाह कहा जाता था। और बाबर जो है 1507 में बादशाह की उपाधि थे। तो सब चैप्टर आएगा तो करेंगे एक साथ, जितना संभव है हमने कह दिया है। कलंदर बाबर, पानीपत के बाबर 4 युद्ध लड़ते हैं। पानीपत का खनवा, चंदेरी, घाघरा का जो, तो सब और प्रश्न में होगा तो होगा, नहीं तो बोल दिए आपको। है ही ये क्वेश्चन सब जो है। बाबर ने किस युद्ध में विजय होने के उपलक्ष्य में गाजी की उपाधि धारण किया था? ठीक है, तो आप जान लीजिए, ये बिलग्राम का युद्ध जो है, जिसको कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। कन्नौज में अभी है, कन्नौज जिला है, कन्नौज का युद्ध है। तो ये जो है से बाबर का युद्ध नहीं है, ये शेर शाह प्लस हुमायूं के बीच में लड़ा गया है। तो ये तो खैर आपका होगा नहीं। खानवा का जो, चंदेरी का जो, तो इसमें जो है ये गाजी की उपाधि धारण करते हैं। तो ये जो लड़ा जाता है 1527 में। आपने क्या पढ़ा कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, वो चर्चा कर चुके हैं। उसी में वो दान देता है वहाँ जाके अपने काबुल में, तो कलंदर। तो ये 1500, तो ये जो लड़ा जाता है बाबर प्लस राणा संगा के बीच में लड़ा जाता है। ये खानवा जो है कहाँ? तो ये अभी NW राजस्थान में है। और वर्तमान में इसको भरतपुर जिला भी क्या, भरतपुर जिला है राजस्थान का। तो खानवा के युद्ध में केवल गाजी की उपाधि बाबर धारण नहीं करते हैं, बल्कि खानवा के युद्ध में ये जिहाद का नारा देते हैं। जिहाद बार बार पूछा जाता है, जिहाद का नारा देता है कौन? बाबर देता है। तो ये जिहाद का नारा, जैसे ये तो धार्मिक नारा है कि
हर मुसलमान जिहाद पर एक्टिव हो जाता है। एक धार्मिक एक तरह का क्या है, एक्साइटमेंट है, उत्तेजित करने। जैसे हमारे यहाँ भी तो बहुत, जो अभी तो बोलना ठीक नहीं रहे, हमारी भारत के जो शासन व्यवस्था में है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो तो आप पॉलिटिकल चीज़ है, उस पर हमको बोलना भी उचित नहीं है। लेकिन जो कहते हैं ना सब हिंदू एक हो, हिंदू राष्ट्र बनाना, तो एक धर्म का सहायता लेना। अभी तो सब पार्टियां से जो जाति व्यवस्था, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, ये सब क्या है, तो वोट बैंक है। तो इस्लाम में मतलब जिसको क्रूसेड, धर्म युद्ध कहता है, मरना हर मुसलमान अपना पवित्र क्रम समझता है। तो जिहाद का नारा में होता है जो एक धार्मिक एक तरह का उद्घोषणा है। तो जब ये राणा संगा से पराजित होने लगा था ये बाबर के सैनिकों ने, तो जिहाद का नारा दिया था। और जिहाद में मरना हर मुसलमान अपना पवित्र क्रम से, जिसको धर्म युद्ध कहा जाता है, तो इसीलिए इसमें जिहाद का भी नारा दिया था। और उसको लग गया आँख में ये तीर, तो थोड़ा घायल हो गया, जिस कारण इस संयोग कहें, इत्तेफाक कहें, चाहे बाबर को भाग्यशाली कहें, जो मतलब जीत गया। तो गाजी की उपाधि नहीं बल्कि जिहाद का नारा दिया था। खनवा का युद्ध 1547, सारा कुछ बाबर राणा संगा के बीच में ही। खनवा है क्या, तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान और वर्तमान में ये भरतपुर जिला है। चंदेरी का युद्ध जो लड़ते हैं बाबर, ये चंदेरी जो है से एमपी में है, ठीक है। आइए 1527 है, 1528 होगा ये। और इसमें मेदिनी राय के, सारा कुछ तो हम लिखिए दिए, मेदिनी राय के अगेंस्ट इसमें भी बाबर विजयी होता है, नहीं पराजित। तो बाबर जो से 4 युद्ध लड़ता है। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में ये चंदेरी का, ये जो है से 1529 में है, ठीक है। तो ये अफगानों के विरुद्ध लगता है। घाघरा जो है से घाघरा नदी के तट पर लड़ा है, तो ये यूपी में है, यूपी में है। सारा कुछ यहाँ पर कर दिए हैं। तो गाजी ही नहीं, ये जिहाद याद रखिएगा। जिहाद जो है से एक धार्मिक है। जैसे हर धर्म में अपने लोग, धर्म का सहारा तो हर लोग लेते हैं, तो इसी को इस्लामिक लॉ में, नॉट इस्लामिक, सारे धर्म जिसको क्रूसेड, धर्म युद्ध कहता है। तो धर्म युद्ध का ही एग्जाम मतलब इस्लाम में जिहाद है। जिहाद का नारा देना मतलब अपने धर्म के प्रति मर मिटने के लिए करना। तो जिहाद का नारा ही दे दिया था जब बाबर के सैनिकों ने राणा संगा के सैनिकों से पराजित होने लगा था, तो जिहाद का नारा दिया। तो जो उत्साह एकदम साथ लड़ेगा तो जीत गया, तो गाजी की उपाधि धारण किया था। किस युद्ध में विजयी होकर शेर खां, बचपन का नाम फरीद, सब तक के में स्वयं को सुल्तान घोषित किया था शेर शाह की उपाधि धारण किया था, ठीक है। तो ये चौसा का युद्ध, ये 1539 में लड़ता है, किसके साथ, तो शेर शाह तो होगा ही, इधर हुमायूं। उसमें एक चीज़ आपका पिछले जो ये बोलना का, वो तो उतना भी ज़रूरत नहीं, तो पूरा प्रॉपर जब फाउंडेशन में आप पढ़ेंगे, क्लास चलेगा तो बोलेंगे कि चंदेरी के युद्ध में जो मेदिनी राय के खिलाफ लड़ते हैं 1528 में, जो होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है, जो मध्य प्रदेश में है चंदेरी। तो उस समय ये शेर शाह जो था बाबर के सैनिकों में ही शामिल था। तो उसने वो चंदेरी के युद्ध में ही कहा था कि अगर मेरा भाग साथ दिया और समय साथ दिया तो एक दिन मैं मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर कर दूंगा। और वही किया। बाबर का बेटा ही हुमायूं था, और हुमायूं को 15 वर्षों तक देश से निर्वासित रखा है शेर शाह, समझ रहे। तो यहाँ वही है कि बचपन का नाम फरीद था, शेर खां निहत्ते से मतलब शेर को मार दिया, तो फरीद से शेर खां हुआ, शेर खां के बाद शेर शाह हो गया, शेर शाह हो गया। तो शेर शाह जो चौसा के युद्ध जो 1539 में हुमायूं के अगेंस्ट लड़ता है, तो यह
क्या हो जाता है, शेर खां से शेरशाह हो जाता है, सब कुछ बोल दिए हैं। और कन्नौज या बिलीग्राम जो है एक ही है, ये 1540 में ये भी लड़ा जाता है, ये दोनों लड़ा जाता है। इसमें भी शेरशाह से शेर खां तो बन चुका है, सॉरी शेर खां से शेरशाह। आई 1540 के बाद ये जो है, इसी युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वासित में देश से बाहर हो जाता है। फिर ये 15 वर्षों तक 55 में फिर लौटता है युद्ध में, तो फिर जो है से ये अफगानी शासक शेरशाह को पराजित करके फिर दिल्ली के गद्दी पर बैठता है हुमायूं, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक रहता नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बाबर के बाद हुमायूं, बीच में आ जाते हैं शेरशाह, हुमायूं के बाद कौन, जहांगीर, जहांगीर के सॉरी उल्टा हो गया, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। यही शक्तिशाली, चाहे क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो मुगल वंश का चाहे दिल्ली के गत अंतिम सबसे मजबूत शासक कौन अंतिम रहा है, तो औरंगजेब, जिसकी मृत्यु 1707 में हो जाती है। और उसके बाद जो होता है परवर्ती मुगल शासक होते हैं, जिसको लाइटर मुगल इम्पेरर कहा जाता है, जिसमें बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, रोशन वगैरह वगैरह। जो अंतिम जो है मुगल बादशाह है बहादुर शाह द्वितीय, यानी जिसको जफर भी बोला जाता है, सिर वो सब चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। सरहिंद का युद्ध में फिर पराजित होता है शेर खां, तो वो तो आगे की चीज़ है, सब कुछ लिख दिए हैं। बचपन का नाम फरीद, शेर खां निहत्ते हाथ से शेर के मार देता है, और शेर खां से शेरशाह बनता है 1564 के युद्ध में, किससे जीत कर ये। और फिर अगले वर्ष 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ता है। इसी में यह अंतिम रूप से क्या हुमायूं को बाहर निर्वासित कर देता है। बस बहुत कुछ हो गया, वही तो है, नहीं दूसरा कुछ है। शेरशाह मैंने शेर कैसे पाटलिपुत्रा का नाम बदलकर ये अभी वर्तमान में है। ये तो 1540 में जो लड़ता है, ये दोनों है, ये तो कुछ है नहीं, तो 1541 में। तो पहले पाटलिपुत्रा जो मगध इतिहास मालवेंशियन में थोड़ा बहुत चर्चा किए थे, जो 16 महाजनपदों की चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा, उसमें मगध जो था से एक बहुत शक्तिशाली जनपद था, और 16 महाजनपद में से 3 जो था बिहार में था। तो एक मगध जो अभी वर्तमान में पटना, गया या नया नाम गया जी जो जिला है ये है। एक दो था चंपा बोलते हैं, अंग की राजधानी चंपा जो वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर जिला है, और एक बज्जी था जो वैशाली ये है। तो बिहार 16 महाजनपद की चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में है। 16 महाजनपदों में से 3 बिहार में था, पटना, अंग और बज्जी। पटना में पटना जिला और गया है, उसमें जो है से अंग में है भागलपुर, कटिहार, और बज्जी जो जिसमें लिच्छवी वैशाली है, ये हो गया, ठीक है। और मगध की आरंभिक राजधानी राजगिरी, जो राजगीर कहते हैं, और राजगिरी से राजधानी जो है हर्यक वंश का तीसरा शासक उदयन जो है से गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र बसाता है, जो पाटलिपुत्र कहता है। बीच में इसका औदंतपुरी सब तो और पढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे। और पाटलिपुत्रा से पटना जो करते हैं वो 1541 में शेर खां, शेरशाह, फरीद, जो शब्द कहना है सब कहिए, इंटरप्रेट करके पढ़िए, इंटरप्रेट करके पढ़िए, खाली सेट उट बनाते हैं, सेट तक माइंड का रिफ्रेशमेंट है, पढ़ के रखिएगा, दोनों हाथ से भर दीजिएगा। जितना कुछ जो पूछता है एक के लाइन में सब आपको बोल दिए। इसको बार बार सुनिए, आप देखिए इसमें कितना दम है, कैसे ही तैयार किया हुआ है। ऐसे में चाहेंगे तो हम 10 दिन आपको दौड़ा देंगे, 10 सेट में इसी को 10 क्वेश्चन बनाएंगे, आप मारते रहते। इससे बचिए, समझो शॉर्टकट रास्ता है, तो जितना शॉर्टकट हो तो उतना ही लेट लगता है। सेट कौन न बनाता है,
हाँ, सेट बनाने वाला कौन है ये आपको पता रहेगा तो सेट खरीदना छोड़ दीजिएगा, समझ रहे ना। सेट कोई टीचर नहीं बनाता है, ये ख्याल रखिएगा। टीचर बनाएगा तो ढंग का क्वेश्चन बनाएगा जो उसकी भी एक गरिमा का ख्याल रखता है, लेकिन वो आपको पसंद नहीं का ये 100 सेट बनाए तो 80 चाहिए 85 चाहिए। तो ये सच्चाई है, थोड़ा है कड़वा लेकिन सच यही है। थोड़ो पढ़िए, कहीं से पढ़िए लेकिन थोड़ो पढ़िए, और सेट फेट को फेंक दीजिएगा, कुछ नहीं रहता है। माइंड का रेफरेंस में पढ़ कर देखिए ना कौन सेट नहीं आपको होगा, लेकिन तो सीधे सेटे से शुरू करते हैं, पढ़ने के बाद सेट है। तो जो है हमारा काम है कर रहे हैं। किस शासक ने कबूलियत और पट्टा प्रथा, यही शेरशाह है, शेरशाह है। तो ये पट्टा में रहता था, जो साल अभी भी तो पट्टा पर मिलता है। अभी भी जो बड़े बड़े खेत हैं, चाहे जिनको खेत में और कर काम करने तो पट्टा पर जमीन दे देते हैं। तो इस पट्टा में लिखा रहता था कि इस वर्ष आपको, जो वर्ष 1 साल के लिए 2 साल के लिए, तो इस वर्ष कितना लगान देना है, लिखा रहता था कितना लगान देना है, लिखा रहता था। हो गया ये पट्टा में। इस जो एग्रीमेंट है उसको किसान कबूलियत कहते थे। किसान इसको क्या करते थे, कबूल करते थे, माने मानते थे। कबूल करना मतलब हमको ये मंजूर है, ये बाद में चल के कोई आगे पीछे न हो। तो कबूलियत पट्टा प्रथा जो है से शेरशाह चलाते हैं अफगानिस्तान से। तो सब जो है से ये, और शेरशाह हुमायूं के बाद ही ये बना है। तो ये बार बार पूछा जाता है। फिर उसी से है शेरशाह के काल में भूमि राजस्व व्यवस्था सिस्टम किस प्रकार थी। तो रैयतबारी था, रैयतबारी, महलबारी, जमींदारी, थोड़ा थोड़ा बोल देते हैं। तो जमींदार में अभी जो हमारे भारत में, उत्तर भारत में, इसको जातियों से तो नहीं देख के कहें, लेकिन ऑलमोस्ट जो जातियाँ हैं, जिस क्षेत्र में हर जातियाँ के जो होता है डोमिनेंट कास्ट वो होता है, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, डोमिनेंट होते हैं। हर क्षेत्र में हर जाति का अपना है। तो ये डोमिनेंट कास्ट जो है से सोशोलॉजिकल वर्ड है। तो डोमिनेंट किस चीज़ में, तो मेनली जो बोलते हैं जनसंख्या, अल्पसंख्यक, वर्ड से लगता है, जो संख्या में कम है उसको अल्पसंख्यक कहते हैं, माइनॉरिटी बोलते हैं। तो ऐसे डोमिनेंट कास्ट होता है। तो हर क्षेत्र में अलग अलग जातियों के लोग जमींदार हैं। तो हु वेयर जमींदार, जमींदार कौन थे। तो जमींदार वेयर नथिंग बट इंटरमीडिएटरी बिटवीन क्राउन एंड पीजेंट। जमींदार कुछ नहीं थे, एक प्रकार के बिचौलिया थे। बिचौलिया थे किसके, मालिक और यहाँ प्रजा के बीच में, किसान के बीच में। तो जमींदारी प्रथा क्यों आरंभ हुआ कि हम भी आप ही के बीच से थे। तो ये लगने लगा जो हम मालगुजारी वसूलने जाते हैं, टैक्स वसूलने जाते हैं, तो सब एक हो जाता है, उसे लड़ना पड़ता है। तो बीच के वो देखा गया कि जिसके पास जो संख्या बल वो भी तो हमारे साथ ही था, लेकिन संख्या बल जिसके पास 4 गो बेटा है, 6 गो संख्या 10 है, तो इसको लगा दो, ये वसूलेगा, असूलेगा, लड़ेगा तो दोनों अपने मरेगा कटेगा, हम तो सुरक्षित रहेंगे। और उसको जब कभी बोलता था जो इस पर बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, अभी बोरिंग और पंपिंग सेट और नेचुरल, सब नेचुरल मीन्स था, साधन था, आर्टिफिशियल तो था नहीं। फसल कभी खराब हो गया तो भी आपको देना है, तो देने जाते हैं तो आप क्या माई बाबू करने लगते हैं, चाहे सब एक हो जाते हैं। तो हमने बीच वाले को लगा दिया। तो जमींदार कौन होंगे, जमींदार पहले वो भी वही था, लेकिन किसान का वो शोषण करते करते वो जमींदार बन गया। हु वेयर जमींदार कुछ नहीं था, हाँ उसके बीच में एक बिचौलिया जिसको आज के सब ने दलाल कहते हैं, वो दलाल था। जितने लोग का पूंजीपति धन वाले जो जिस जाति से जिस क्षेत्र में है, वो क्या था, अपने नीचे को शोषण करके था। हमको तुम इतना दे दो और तुमको जो लेना है से ले लो। तो ऐसा क्यों करता था, कभी कभी वो भी नहीं देता था,
सब एक ही ग्रुप था। तो जमींदार कौन आपको बनाया? जमींदार हमने बनाया आपको। 1857 का विद्रोह सफल इसलिए भी हो गया कि देसी रियासत के जमींदार साथ नहीं दिए थे। जमींदार हमने आपको बनाया, तो अपने बीच को शोषण करते करते आप उसका मतलब कर के मालगुजारी के एवज में नहीं देता, तो उसका जमीन जोते जोते आप लेते तो आप तो चाहेंगे जी सर सब दिन रहे, तभी तो हम जमींदार कहलाएंगे। आज किसी क्षेत्र में किसी भी जातियां के जो जमींदार वर्ग में है, कौन है जमींदार? क्या लंदन से लेकर इंग्लैंड से जमीन लेके आया था अंग्रेज? नहीं। आज जो बोलते ऊंची जातियां निम्न जातियां, जिस दिन वो काला कहता था, मूर्ख करता था, जाहिल कहता था, इन सब हम एक थे। आज हम ब्राह्मण, भूमिहार, क्षत्रिय, जितनी सी जातियां हो गए हैं, शूद्र हो गए, ये आज हम आप हो गए हैं। सबको काला कहता था, सबको जाहिल कहता था। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। तो हमने आपको जमींदार बना, तो आप तो चाहेंगे कि सब दिन ये रहे सर जो हमको ये देते रहे। हु वेयर इलीट? इलीट कौन थे? इलीट कौन थे? हमारे ही के बीच से थे। हम क ख ग बोलते हैं, वे भी सीधी घरेलू भाषा से व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम बोल दिए तो आप इलीट कहला गए। हम धोती कुर्ता मैला कुचला पहनते थे, पैंट शर्ट आ गया तब इलीट कहला गए। ये थोड़ा आगे इतिहास पढ़िए तो एनालिसिस का चीज़ है, अभी बोलना ठीक नहीं रहेगा। तो हु वेयर? जमींदार कौन थे? जमींदार कुछ नहीं थे। एक किसान और शासक माली के बीच में बिचौलिया, जिसको दलाल कहते हैं, बार्गेनिंग करता था। तो हम क्यों दलाल रखते हैं? जो हम वसूलने जाते तो सब एक हो जाता। कभी कहता ये होता तो हमने कह दिया साल में भाई तू उतना दो, हम एक सुरक्षित हो गए। इसी को रियल डिप्लोमेसी कहता है, जिसको रियल पॉलिटिक्स कहता है। समझ नहीं पाया लोग, समझ नहीं पाया। तो असूलते असूलते उसका शोषण करते करते तो ये तो शुभचिंतक मेरा हो गया। ये तो चाहेगा जो शोषण किसी और का। इसी कारण तो हम इलीट कहला गए, हमें जमींदार कहला गए। तो हम भी वहीं थे। 1857 का विद्रोह सफल है। एक अंग्रेज तो हमारे यहाँ व्यापारी के रूप में आया था, लेकिन हमारी खामियां, हम कमजोरियां को भांपते बते वहाँ शासक बन गया। पॉलिटिकल हेजोमनी, राजनैतिक आधिपत्य जमा लिया, राजनैतिक आधिपत्य जमा लिया। तो यही चीज है ना। तो यहाँ पर भूमि व्यवस्था, महलबारी, महलबारी मीन्स जमींदारी में जमींदार कौन थे? किसान और माली के बीच में एक बिचौलिया था। महाल का मतलब तो गांव के मुखिया को हम दे दिया, चाहिए दे दिया, महाल दे दिया। उस क्षेत्र में आप सब मिल के काम कीजिए, कमाइए, खाइए, और सब मिल के हमको एक दे दीजिए। तो उसी में जो थोड़ा होशियार होता था उस गांव का मालिक बन के, सबका एक प्रतिनिधि बन के वहाँ जमा करता था। और रैयत का मतलब डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन क्राउन एंड पीजेंट। समझे? सीधा जो आपको शिकवे शिकायत है तो उसमें कुछ नहीं करना है, सीधे आप क्राउन से, मालिक से मिलिए, सुल्तान से मिलिए, बादशाह से मिलिए। जो शिकवे शिकायत है, कम है, अधिक है, देना है, तो रैयतबारी व्यवस्था सबसे अच्छी थी। लेकिन तो फिर आपको पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में तीनों कितना % पूरे भारत का था, कौन चलाया था, कब चलाया था। तो लेकिन रैयतबारी है जो सीधा संपर्क है, मालिक और रैयत मतलब किसान के बीच में सीधा जो है संपर्क है, रैयतबारी व्यवस्था है। महलबारी है जो गांव का प्रधान एक होगा। प्रधान मीन्स उस समय चुनाव थोड़ी होता था, उसी में लगा जो हम उठा छाप है, थोड़ा दिस दट बोलता है, होशियार हो गया। तो सब ने मान लिया जो आप ही मालिक से बोलिए, हमको तो नहीं वहाँ जाने का मन होता है, हम क्या बोल पाएंगे। तो सब एक प्रतिनिधि, महाल का जितना इनकम होगा उस महाल का ही होगा, वहाँ जाकर मालिक को जमा किया, ये सुल्तान बादशाह को दे आइए। और जमींदारी में मतलब क्या है? आपका संपर्क हमसे नहीं है, सीधा बीच में वो दलाल, जिसको जमींदार यही थे। हिंदी में थोड़ा थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन इंटरमीडिएटरी दोनों के बीच क्या कनेक्टिंग लिंक है। जमींदार वेयर नथिंग बट इंटरमीडिएटरी बिटवीन पीजेंट एंड क्राउन। हु वेयर जमींदार? जमींदार हमारे ही के बीच थे। पीजेंट का शोषण करते करते वो जमींदार बन गए। ठीक है। तो ये यहाँ शेर शाह का था जो
रैयतबारी माने डायरेक्ट कनेक्शन, सीधा किसान तथा क्या कहिएगा बादशाह के बीच सीधा संबंध हो गया। महलबारी मीन्स ग्राम या महल के प्रमुख तथा बादशाह के बीच, ये पूरे महल का गांव का टैक्स जो होगा से देगा, सब जमा कर सब मिलके। और जमींदार के बीच में क्या हो गया, जमींदार कौन भी थे, एक तरह के बिचौलिया। बिचौलिया किसके बीच, बादशाह तथा किसान के बीच। तो इस पर तो मॉडर्न हिस्ट्री में आर्थिक व्यवस्था में पढ़ेंगे, इनमें से कोई नहीं, सारा कुछ कर दिए। तो सबसे बेहतर है ये सीधा, जो सीखवे शिकायत है मालिक से कहिए, बीच में बिचौलिया की क्या जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है। गांव का अभी भी नहीं देखते हैं, अभी भी तो आप देखते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो में, अभी जो आधुनिक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसमें क्या है, हमारा जाति का ही लीडर होगा, जाति का कुछ कल्याण करे चाहे ना करे, फायदा का अपना कल्याण जरूर कर लेता है, यही ना है। आप क्यों लेकिन लीडर मानते हैं, लीडर इसलिए मानते कि आप वो नहीं कर पाते हैं, जो उसका जो अभी जो मेन रिक्वायरमेंट हम पूरा नहीं, नेता जो आम आदमी नहीं बन सकता है, उसके लिए क्या क्या जो उस लायक नहीं है, तो आपका नेता आप ही के वोट से वो कहाँ चला जाता, फिर आप कोई पार्टियाँ, कोई जातियाँ, कोई गठबंधन हो, आज भी तो वही है। क्यों नेता मान लेते, हम ये काम नहीं कर सकते, हम तो हमारा प्रतिनिधि आपने, आपका प्रतिनिधि क्या करता है ना करता है सब देखते हैं, लेकिन मानना पड़ता है। हर कोई व्यक्ति तो वहाँ संसद में न जा सकता है, विधानसभा में नहीं जा सकता है, तो उस समय से चला आ रहा है। महाल मतलब ये ग्राम का मुखिया प्रधान, जो उसमें थोड़ा होशियार है, बोलना चलना जाता है, हमारे प्रतिनिधि के रूप में जाइए, आपका क्या मुद्दा है सब कहेगा, करने लगे, उसका कल्याण है, वो भी तो देखता है, सबसे क्या लड़ेंगे, एक को फुसला लिए, आज भी तो वही चल रहा है। कहने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था, क्या लोकतांत्रिक आप जानते हैं नहीं। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में देखिएगा, लगभग 140 करोड़ के भाग का फैसला 545 दिल्ली में बैठा करता है। कैसा लोकतंत्र, कैसा लोकतंत्र। विधायक देखते हैं चुनाव होता 5 साल के बाद, 5 साल क्या हुआ, संसद 5 साल के बाद क्षेत्र में जाते हैं, क्या करते हैं ना करते हैं सब देखते हैं। जाति व्यवस्था भी है, वर्ग व्यवस्था भी है, हमारा लीडर ही होगा, वो जिसका वो लीडर है उसका क्या बात होता है ना करता है, लेकिन अपना काम करता है। तो आज भी तो वही है। उद्देश्य तो अच्छा था, रैयत सीधा हमसे संपर्क करेगा, भाई आपको फसल नहीं हुआ है, आपका बाढ़ सूख गया, पानी से ये हो गया, नहीं फसल लगा है, तो हमसे कहिए, हम आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन जमींदार माफ़ नहीं करेगा, वो तो आपसे वसूलेगा, वो आप ही का वसूलते शोषण करते करते वो जमींदार बहन है, तो वो भी तो वही था कल तक। महाल बीस में क्या है, गांव के एक आदमी को प्रधान मान लिया, जाइए मालिक कहिएगा इस बार फसल ना हुआ, इतने हुआ हम दे पाएंगे, तो कहा जो नहीं, मालिक नहीं माने हैं, आपसे वो ले लेगा, यहाँ आके पैर पकड़ के काम करा लेगा, ऐसे समझ लीजिए। जब आधुनिक भारत में पढ़ेंगे तो कौन क्षेत्र में कौन था, उत्तर भारत में मीन्स क्या था, जमींदारी पर था। रैयतबारी जो था दक्षिण भारत में था, और नॉर्थ वेस्ट जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में था महलबारी पर था। तो कह तो दिए हैं किस कौन ईयर में चलाया, कौन चलाया, कितना प्रतिशत में था, सब तो यहीं से शुरू हो रहा है। किस मुगल बादशाह काल में, मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे औरंगजेब। कहते हैं ना औरंगजेब धर्मान था, लेकिन सबसे ज्यादा ही तो विडम्बना है। औरंगजेब जो था सबसे धर्मांध कहता, मूर्ति भंजक कहता, लेकिन सबसे ज्यादा 5 बार नमाज ये पढ़ता था, और सबसे बड़ा हिंदू पति। तो एनालिसिस का चीज है, तो यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं, इस 33% इसमें था हिंदू, समझे। इसके काल में जो था ये 16% था, इसी को लगभग ओबे किया है।
ये इसमें जो था 24% था, सब लिख दिए। तो ये तो पूरा जब नोट पढ़िएगा तो उसमें सब तो हम डिस्कस किए हुए हैं। और जो बचेगा नोट में सारा चीज़ तो इतना बोलना था तो नोट लेंदी हो जाएगा, बुक से भी बड़ा हो जाएगा। तो उसमें क्रीम चीज़ है, जो बचा है सो समझाएंगे। तो क्वेश्चन का आपका जवाब ये तो एक्स्ट्रा हो गया। ये हिंदू सेनापति इतना था, 16 यहीं से था, ये इसी को ओबे किया है जहांगीर। इसमें ये सब कुछ आपको लिखा हुआ है। मुगल काल के दौरान वो जमीन जो 2-3 वर्षों तक बुआई नहीं की जाती वो कहलाती थी। तो इसको समझ लिए, आंसर तो आपका ये हो गया। सबसे आंसर आपका ये हो गया, सब लिख दे। सबसे उपजाऊ, जिसको आदर्श भूमि भी कहा जाता था, हो गया। इस पर बादशाह का जो ये होता था। ये जो है पड़ती जब सजा देंगे तो ये कुछ समय के लिए, जिसकी बुआई न किया जाती थी, जिसमें फसल न बुआई न की जाती थी। तो क्यों नहीं की जाती थी? तो हर बार सब ये नहीं दे फसल तुरंत लगाइए तो उसका फर्टिलिटी, समझे, उर्वरकता घट जाएगा। तो आज आर्टिफिशियल, जिसको केमिकल फर्टिलाइजर कहते हैं, तो उस समय ये भी था जो भूमि की फर्टिलिटी जो है से नहीं घटे। आज तो फर्टिलिटी घट जाती है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या, भूमि जो है उत्सर्ग हो जाता है। आर्टिफिशियल मीन से इतना ना पंपिंग सेट हम लगा दिए हैं, वाटर लेवल नीचे चला जाता है। जब हरित क्रांति पढ़ेंगे तो हरित क्रांति का दुष्परिणाम क्या क्या सामने आता है। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हम करते, इतनी सारी जो बीमारियां जो देश में चाहे ग्लोबल लेवल पर चाहे हम आप जो ग्रसित हो, तो उसका कारण यही है। खाएंगे वैसा चीज़ मिलेगा। तो हरित क्रांति जो है से 70 के दशक में चलाए गए। हरित क्रांति उस समय जितने सारे विदेशों से व्यापार होते थे, इसमें खदाने पर सबसे ज़्यादा खर्च होता था आयात पर। तो हरित क्रांति को अपनाकर भारत सरकार ने समकालीन भारत के लोगों को न केवल भूखमरी से निजात दिलाया, लेकिन आज इस स्थिति में भारत जो है से खाद्यान्न का निर्यात भी करता है। तो ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन निगेटिव एस्पेक्ट में हरित क्रांति क्या क्या दुष्परिणाम सामने उभर का आई, तो मेंस का चीज़ है। पीटी में भी, इकोनॉमी में, चाहे आर्थिक भूगोल है, उसमें थोड़ा बहुत क्या जो जरूरत का चीज़ सब पढ़ा देंगे, पढ़ाते भी हैं। तो पोलज सबसे आदर्श, जिसमें हर साल मतलब प्रति वर्ष खेती की जाती थी। ऐसे समझिए, सारा विवरण दे दिए हैं। प्रति वर्ष खेती पड़ती, दूसरे नंबर पर कुछ समय के लिए, तो एक आध साल छोड़ देता था। तक उद्देश्य क्या था? किसको न चाहेगा अधिक से अधिक? कौन न चाहेगा अधिक से अधिक हमारे खेत में उत्पादन हो, भूमि उत्पादन हो? तो बार बार उत्पादन करेंगे तो क्या होगा आपका? केवल उत्पादन ही नहीं घटे, उत्पादकता भी घट जाएगा। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों दो चीज़ है, समझे। तो प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं लेकिन उत्पादन बढ़ जाता है, लेकिन उत्पादकता जो है से घट जाता है। तो फिर जो फर्टिलिटी को गेन कर लेंगे, थोड़ा दिन छोड़ देंगे, आराम दे देंगे। नहीं देखते हैं जो ऐसे कारण बहुत है जो हर साल किसी महिला को बच्चा तो होता है, तो क्या हो जाता है? उसका स्वास्थ्य गिर जाता है, बच्चा भी स्वस्थ पैदा नहीं होता है। तो वही तो खेती है कि जो महिला, कारण चाहे जो हो, दैट इज अदर थिंग, आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस इन दिस रिगार्ड। इसमें हम कुछ नहीं चर्चा करना, कारण जो हो। लेकिन जो महिला हर साल जिसको बच्चा होता है, तो क्या होता है? बच्चा तो हो गया, उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन फर्टिलिटी उसका जो है शरीर से, बच्चा भी स्वस्थ नहीं हो पाता है, महिला भी शारीरिक से हो जाती है, कमजोर हो जाती है। यहाँ वही है। तो हरित क्रांति में लोगों को भूखमरी के शिकार से तब निजात दिला दिया। इसका दूसरा निगेटिव कंसिक्वेंस जो आया कि वह फर्टिलिटी को घटा दिया, लैंड फर्टिलिटी को घटा दिया, भूमि को उत्सर्ग कर दिया। आर्टिफिशियल मीन से हम जो सिंचाई करने लगे तो वाटर लेवल नीचे, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किए तो क्या हो गया? अनेक बीमारियां पैदा हो गई। तो यहाँ उद्देश्य वही था,
ये परती छोड़ देना जो फिर भूमि की फर्टिलिटी रीगेन कर ले, उर्वरकता को प्राप्त कर ले, ये परती हो गया। और ये जो हो गया चाचर जो पूछ रहा है, ये 3-4 वर्षों तक छोड़ दिया जाता है। इसका भी उद्देश्य था, जो कम फर्टाइल था 1 साल छोड़ेंगे तो फिर जो है से और घट जाएगा। ये जो हुआ जे 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष या उससे अधिक जब छोड़ दिया जाता था तो उसको बंजर भूमि कहते थे। तो निष्कर्ष क्या हुआ, सबसे 1 नंबर पर हो गया आपका पोलज, दूसरे नंबर पर फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद क्या हो गया परती, उसके बाद चाचर और उसके बाद बंजर। हम बच्चा जैसा स्पष्ट कर दिए। अब पूछ क्या रहा है आपसे, देखिए तो पूछ रहा है 2-3, तो 2-3 वाला तो ये होगा, ये 1 वर्ष तक छोड़ा जाता था, आई 5 वर्ष से, सब स्पष्ट कर दिया। ऐसे ज़्यादा आपको क्या लिखा मिलता है, इससे ज़्यादा आप क्या जीएस में पढ़िए। ऐसा तो ऑप्शनल, जिस समय हम लोग यूपीएससी देते थे उस समय हिस्ट्री ऑप्शनल होता था, पीटी में 300 मार्क्स का 120 क्वेश्चन होता था। उस समय का ये सब चीज़ हम आपको बताते हैं। जे आप वैसे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए जो जहाँ से डिमार्केशन शुरू होते हैं, जो डिटरमाइनिंग, जो वहाँ से सफल असफल का एवरेज, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, ये कौन न बताएगा, भाई जो न बताता है कंपेटिटर थोड़ी है। तो ऐसे पढ़ना है, हमारी कोशिश तो वही है। चाहे भाप भी रहे होंगे, सेट पेट के दोनों हाथ से भर दीजिए, कुछ नहीं रहता है। अकबर के काल में बनाई गई पहली, तो रटने का चीज़ है, तो पूरा पढ़िएगा। तो हुमायूं का मकबरा है, ठीक है, हुमायूं का मकबरा है, इसी में छुपे थे दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर, जब 1857 का विद्रोह हुआ था। तो इसमें ये जो है औरंगाबाद जो है, ये बीबी का, ये जो है से औरंगजेब का है, बीबी का औरंगजेब की पत्नी है। जहांगीरी में सिकंदर आई तो अकबर द्वारा खुद बनाया गया है, आगरा के पास है। ये तो कल्चर, आर्ट कल्चर पढ़ेंगे तो जो आपको कहता है सो। शेरशाह अपना मकबरा कहाँ बनाया था, जो किसी झील के, तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अब तो बहुत इजी हो गया है। तो बिहार है, बिहार का झील के बीच तो लिखे दिए हैं, सासाराम जिला है, सासाराम जिला नहीं है, जिला तो रोहतास है। सासाराम जो है से रोहतास का, जिला तो रोहतास है, सासाराम जो है से हेड क्वार्टर है, ठीक है। ये 1545 में पूरा हो गया था, मृत्यु के बाद तुरंत बाद ये पूरा हो गया था। और शेरशाह के बारे में तो बहुत कुछ कह दिए हैं। थैंक यू। ऐसे 10 प्रश्नों का सेट है, अगला सेट में मिलेंगे आपको। ये दूसरा सेट था मेडाइवल का, ऐसे ही चलता रहेगा। और जो लोग ऐप बन गया है, ऐप पर आज से सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कहाँ को फी बहुत नॉमिनल रखे हैं, इसे तो एक दूसरे से जुड़ने का, जो हमसे जो पहले से परिचित हैं वो तो है ही। ये चलते रहेगा 10-10 प्रश्नों का। एनसीईआरटी में 6-7 सेट कर दिया गया, मेडाइवल का दूसरा सेट है, इसमें 5-7 है, मॉडर्न का। ऐसे ज्योग्राफी का भी आपको, ज्योग्राफी में काट किए हैं। ज्योग्राफी का जो बैच है वो ज्योग्राफी का तो है ही, ये सब चलता रहेगा एडिशनल। जो चाहते हैं, जो आप जो देते हैं एग्ज़ाम, आप में लगभग जो देते हैं बीपीएससी दरोगा जनरल देते हैं, तो इसमें पूरा कारगर है। और ये बात में कितना दम है, सच्चाई, ऐसे क्वेश्चन आप देखिए। तो बहुत नॉमिनल फी रखा गया है। ज्योग्राफी का जो है से 3 से 4 महीना पढ़ाएंगे, और उसमें बहुत फी है, 300-400 रुपया है। वो सब देख लीजिएगा, सब अब ऐप पर है, ऐप रात से एक्टिव हो गया है। 1-2 दिन में पिछले वीक से अब फाउंडेशन कोर्स चलेगा। फिर जो है से ज्योग्राफी में एक मैप का अलग से क्लास है, जिसमें वर्ल्ड का ज्योग्राफी, इंडिया का, उसमें बिहार का मैप पढ़ाएंगे, जो आपके इमेज के साथ। ज्योग्राफी तो ऐसे इमेज के साथ आएगा, आज ही कल के बाद जो वीडियो मिलेगा जो उस पर मैप ला के पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, और साइंस में तो 1-2 केमिस्ट्री का किए हैं। अगले वीक से एक दूसरे को हमको जानिए,
ये हम क्या क्या आपके लिए कितना कारगर हैं। बायोलॉजी का आपको ऐसी 5, 7, 10 सेट मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, फिजिक्स का मिलेगा। इसमें जहाँ तक कोई होगा तो और हमारे साथ टीम में 1-2 टीचर हैं, ज़रूरत पड़ने पर देखा जाएगा पहले, लेकिन बाद की बात है। अधिक से अधिक आप लोग इसको, अभी तो नया इतने 30 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग जान रहे हैं, हमारे जानने वाले स्टूडेंट बहुत जॉब में हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी जहाँ तहाँ देख रहे हैं तो नया अपना सेपरेट हम शुरू किए हैं, इतने वर्षों से लोगों के आगे पीछे किए, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप लोगों का थोड़ा बहुत सहयोग, लाइक, सब्सक्राइब, और ये नहीं जो हमारा कोई दबाव है, देखिए जो आपके कैरियर के लिए मार्केट में बहुत टीचर है, बहुत कोचिंग है, लेकिन आपके साथ हम कितना ईमानदारी से मेहनत करते हैं सबको देखिए। और ये एहसास तब होगा जब इस नोट को कहीं का क्वेश्चन बनाइएगा, प्रीवियस हो चाहे क्वेश्चन बैंक हो, तब एहसास होगा कि कैसे हम सेट करते हैं। अभी क्या सेट फेट में जो चलता है, कहीं का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन वो ले लिया, वहाँ क्वेश्चन वो ले लिया, वो कर लिया, और सब घालमेल करते रहता है, समझे। पढ़ाने के अलावा सब कुछ रात दिन इसी पर मेरा पूरा एनर्जी अभी फोकस है। क्वेश्चन हम अपने डेवलप करते हैं, टाइम काटना ना। ये क्वेश्चन में आप देखेंगे 10 क्वेश्चन है, लेकिन 60-70 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो ये सच है कि अभी आप उसमें मैच्योरिटी नहीं, उतना आप स्टडी, तो आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन तरीका कम समय में सफल होने का यही है। इसको आप देखिए और क्वेश्चन सामने रख के देखिएगा, तो एक क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन हमको मिल रहा है। यही तरीका से पढ़िएगा तो जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें रिजल्ट रहेगा। ऐसे तो लोग सेट कोचिंग तो लाखों लाख कर रहे हैं लोग, उस पर न मेरा कोई नियंत्रण है, सब आदमी कोई पछता भी नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश है, इसमें थोड़ा बहुत सहयोग आपसे जो क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक, जो है अधिक लोगों के बीच में जो हमको समझ पा रहे हैं अपनों के बीच फैलाइए। यही सहयोग है जो हमको भी करने में मन लगेगा, और वो तो हम कर ही रहे हैं, वो करते रहेंगे। ऐसा नहीं जो बैच जो चलेगा फाउंडेशन में आप जुड़ते आते तो ही छोड़ देंगे, ये तो ये दूसरा पार्ट है, ये चलते रहेगा। आपको यही से केवल काम चलता है, करिए। इससे और कुछ अधिक सीखना है तो आप फी एकदम उसे जोड़ने के लिए रखे हैं 200-300 रुपया का। 200-300 में एक सब्जेक्ट हम आपको 3 महीना पढ़ाएंगे, 3 महीना। हिस्ट्री 4 महीना लगभग लिखे, 3 महीना PDF मिलेगा, उसको डिस्कस, ज्योग्राफी भी 3 महीना का है, फिर 3 महीना का मैप है। कितना पढ़ पाइएगा? आप पूरा कंप्लीट करके देखिए ना। BPSC ऑलमोस्ट UPSC का जो इतना एनालिसिस करते हैं, कहाँ से करते हैं? हमने भी पढ़ा है। एहसास कीजिए और देखिए, थोड़ा दिन भरोसा करके। थैंक यू। दूसरे सेट में मिलेंगे आपसे हम।